हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैंने आपके लिए एमसीक्यू पहले आपके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और उनमें मैंने आपके एमसीक्यू के 100% आपके सॉल्यूशंस के साथ आपके साथ शेयर किए हैं और आई थिंक आपको वो बहुत आपके अच्छे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज अपन इससे आगे, क्योंकि मैंने 15 तक तो लास्ट लेक्चर में आपके अपलोड कर दिया, आज उससे आगे अपन केस स्टडी को 16 से डिस्कस करेंगे। वो आपके केस स्टडी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपन को केस स्टडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी होगी और करनी होगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केस स्टडी 16 और उसके किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपका टाइमिंग कम से कम लगे तो उसके लिए पूरा का पूरा पहले से पूरा प्लान कर रखा है। तो आज अपन स्टार्ट करें केस नंबर 16। मिस्टर राजेश गिफ्टेड 15 लाख टू हिज वाइफ। किसको गिफ्ट किया है? वाइफ को। रावी ऑन हर बर्थडे ऑन 23rd of Feb 2020। Feb 2020 यानी मेरा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो 2021 है, तो ये तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। तो यानी ये पिछले साल की बात कर रहा है, ये Feb 20 बात कर रहा है, तो यानी पिछले साल की बात कर रहा है। रावी लैंड 6 लाख आउट ऑफ द, उसने क्या कर दिया, इसको लैंड कर दिया 6 लाख ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा ऑन 1 अप्रैल 2020। और उसने 1 अप्रैल 2020 को उसको लैंड कर दिया, तो यानी अब उससे आपके इंटरेस्ट की इनकम आएगी। For 6 months on which she received interest rupees 30,000, यानी उसके इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 30,000 इंटरेस्ट की इनकम यहां पर उसके पास दिखाई दे रही है। लेकिन ये अल्टीमेट पैसा किसका है? हस्बैंड का है। तो यानी क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही तो वो किसके लिए टैक्सेबल होनी चाहिए? सर, हस्बैंड के लिए टैक्सेबल होनी चाहिए। तो यहां पर हस्बैंड कौन है? राजेश। तो राजेश के खाते में टैक्सेबल हो जाएगी। द सेड सम ऑफ रुपीज 30,000 वाज इन्वेस्टेड इन शेयर्स, और उसने 30,000 शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ओके। ए लिस्टेड कंपनी ऑन 18th of October 2020 which were sold for rupees 66,000, और उसने उनको शेयर्स को कितने बेच दिया? 66,000 में, यानी खरीदा और बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो 66,000 के अंदर कर दिया। ऑन 25th of March 2021, तो यानी 31st मार्च का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का पार्ट है, तो आपके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आ रहा है और उस पे एसटीटी आपके पे हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज पेड। तो एसटीटी उस केस में आपके पेमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पे हमने देखा कि एसटीटी आपके पे हो रहा है। तो एसटीटी पे कर रहा है, तो इट्स मींस दिस द पार्ट ऑफ द 111A। एसटीटी पे हुआ है ना, तो दिस द पार्ट ऑफ द 111A। 111A में जाएगा। अब इसमें कह रहा है, हम बात करते हैं, द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वाज इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020 एज ए कैपिटल बाय द रावी इन हर न्यू बिजनेस, और उसे न्यू बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सी सफर ए लॉस ऑफ रुपीज 22,000, और उससे उसको लॉस हुआ है, उससे सफर हुआ और उससे उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब ये लॉस हुआ तो अल्टीमेट किसका पैसा था? हस्बैंड का पैसा था। तो राजेश की इनकम में ये भी क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। नाउ सी पेड 3,500 पर मंथ टुवर्ड ए ट्यूशन फी फॉर हर डॉटर रिया स्टडी इन सेंट थॉमस स्कूल मुंबई, और इस केस में 3,500 वो क्या कर रही है? यहां पर स्टडी के लिए पैसा दे रही है। राजेश इज वर्किंग विथ एमएनसी इन मंथली सैलरी। अब राजेश की कह रहा है कि वर्किंग विथ एमएनसी एंड मंथली सैलरी रुपीज 64,000। ही हैज गिफ्टेड रुपीज 1,25,000 टू रिया ऑन हर 13th बर्थडे, और उसने 13th बर्थडे पर अपने क्या किया है? गिफ्ट किया है 1,25,000। तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी किसकी इनकम में? पेरेंट्स की इनकम में। हिज अमाउंट इज डिपॉजिट इन 2-year टर्म डिपॉजिट विथ एसबीआई बैंक इन द नेम ऑन which interest of rupees 11,500 is earned during the previous year 2021
और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट अर्न किया है 11,500। अब डियर मैंने आपको बताया था कि माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है किसकी इनकम में? सर पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, और पेरेंट्स की इनकम भी किसकी इनकम में? जिसकी इनकम इस इनकम को इंक्लूड करने से पहले ज्यादा हो, यानी whose income is exceed before clubbing of such income। तो ये इस केस में आपके प्रोविजन बता रहा है। Now on which the interest 11,500 is earned during the previous year 2021, both Mr. Rajesh and Mrs. Ravi opt to pay tax under section 115 BAC, यानी न्यू स्कीम को उन्होंने ऑप्ट कर लिया, यानी न्यू स्कीम को उन्होंने ऑप्ट कर लिया। तो इट्स मींस मैंने कहा जैसे डियर न्यू स्कीम को उन्होंने ऑप्ट किया है तो वहां पर आपको काफी बेनिफिट छोड़ने होंगे। तो जब यहां पर माइनर चाइल्ड की इनकम आपके क्लब हो रही है एज पर सेक्शन 64(1)(a) के अंदर, तो जब इनकम क्लब होती है तो मैंने कहा था कि 1500 पर एनम पर चाइल्ड आपको एग्जम्पशन मिलता है एज पर सेक्शन 1032। लेकिन जब आप सेक्शन 115 BAC लेते हो तो मैंने कहा सेक्शन 1032 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा 11,500 आपको इनकम में ऐड करने के लिए बताता है। बेस्ड ऑन द फैक्ट of the case scenario give above, choose the most appropriate answer to the following question। तो ये most appropriate answer आपको कैलकुलेट करने के लिए बताता है। तो most appropriate answers के इसमें कैलकुलेट करने के लिए बताता है। तो हम अब इस केस में बात कर रहे हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो डियर इस केस में अपन देखो पहले तो बात करें किसकी इनकम में क्लब हो। तो देखो मैंने पहले बना रखी है ऊपर रावी की इनकम। रावी की इनकम कितनी हुई? जो इसकी वाइफ है, जो कि उसकी कौन है? वाइफ है। तो वाइफ की इनकम कितनी आ रही है? 62,000 तो सैलरी है। अब आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने साफ कहा कि उसने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया 115 BAC, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके आ जाएगा 62,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 7,44,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शेयर्स के ऊपर 36,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट इनकम आ गई सेक्शन 64(1)(a), तो जिसकी इनकम इस इनकम को जोड़ने से पहले अधिक दिखाई दे रही है। तो देखो किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं यहां पर कैलकुलेट करूं 7,44,000 प्लस 36,000, तो ये आ रही है 7,80,000। जबकि हस्बैंड की इनकम आ रही है 7,68,000, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी है यहां पर 64 मल्टीप्लाई बाई 12 7,68,000। एंड देन सेकंड आपके आ रहा है सर यहां पर 30,000 इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो ये हो जाएगा 7,68,000 64,000 मल्टीप्लाई बाई 12 7,68,000 आ रही है। क्लबिंग वाली को छोड़ दो तो ये इनकम आपके क्या आ रही है? कम आ रही है। तो ऐसे केस में माइनर चाइल्ड की इनकम उस पर्सन की इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम इन इनकम को ऐड करने से पहले दिखाती हो। तो किसकी ज्यादा आ रही है? रावी की इनकम से ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें उसकी इनकम में क्लब करना है, उसकी इनकम में क्लब करना है, तो ये देखना है। तो इसकी इनकम कितनी दिखाई दे रही है मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इधर ले लेता हूं। ये हो गई 7,80,000, क्लबिंग की इनकम को छोड़ दो, और इधर आप देखोगे तो ये क्या आ गई 7,76,000। तो अल्टीमेट आपके इनकम जिसकी ज्यादा हो उसकी में ऐड करना है। तो ये 11,500 माइनर चाइल्ड की इनकम किसकी इनकम में जुड़ जाएगी? वाइफ की इनकम में ऐड करने के लिए इसमें बताता है। तो अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला, इन हुज हैंड द इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम करुणा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। किसकी इनकम में इंक्लूड होना चाहिए? तो देखो इसमें कहता है इंटरेस्ट इनकम, डी आप कह रहा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड in the hand of the Rajesh and interest on 2 years term deposit to be included in the hand of Ravi। तो वो उस रवि की इनकम में कैलकुलेट होने के लिए बताता है। तो सिंपल सा आपका केस बताता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा जो कि आपने पैसा देकर अर्न किया है टू बी इंक्लूड इन द हैंड ऑफ द राजेश एंड द इंटरेस्ट ऑन 2 years term deposit टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिसेस रावी। तो ये आपके इसमें मैंने अभी बताया था क्लबिंग वाले प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ आगे आते हैं, इन हुज हैंड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड इन द असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है, आपको पता है। Assume that capital investment in the business was entirely out of the fund gifted by her husband।
यानी पूरा का पूरा गिफ्ट किसने दिया है? हस्बैंड। तो हस्बैंड के खाते में ही लॉस जाएगा क्योंकि हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है। तो मैंने कहा कि यदि आपके स्पाउस के बिजनेस में आप अमाउंट कंट्रीब्यूशन करते हो तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हस्बैंड का है, तो पूरा का पूरा लॉस भी हस्बैंड के खाते में जाएगा। सी लॉस फ्रॉम बिजनेस इंक्लूड इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश, हस्बैंड के खाते में जाएगा। एंड कैपिटल गेन इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ मिसेस रवि। तो आपके इस केस में आपके बता रहा है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। आगे लेते हैं अपन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम। ये बात कर रहा है टोटल इनकम की, किसकी? मैं मिसेस रावी फ्रॉम द प्रीवियस है। देखो रावी की जो इनकम आ रही है सैलरी से 62,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और उन्होंने सेक्शन 115 BAC ऑप्ट किया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने 115 BAC ऑप्ट किया है। तो 7,44,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 अभी अपन देखा कि वो रावी की इनकम में कैलकुलेट होगा तो 36,000, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट किया था 66,000 माइनस 30,000 एंड इंटरेस्ट ऑन माइनर चाइल्ड। तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में अपन कैलकुलेट करें तो 780 आ रही थी, तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब कर लेंगे। तो यहां पर आपको सेक्शन 16(1)(a एंड सेक्शन 64(1)(a नॉट अवेलेबल बिकॉज मिसेस रावी ऑप्ट सेक्शन 115 BAC। तो ये बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने न्यू सेक्शन ऑप्ट कर लिया। तो उस केस में आपको ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना ही एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपकी इनकम हो जाएगी 7,91,500। तो ये आपके सीधा सीधा आंसर आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगा 7,91,500। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं अपन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 में अपन बात करें तो इसने भी न्यू सेक्शन ऑप्ट किया गया है। तो सैलरी पूरी आएगी 64,000 मल्टीप्लाई बाय 12 7,68,000। फिर इसके बाद आ गया इंटरेस्ट इनकम आपके आ रही है 30,000 और लॉस आ रहा है बिजनेस लॉस आपके क्लब हो रहा है, क्लब हुआ है 22,000। तो डियर इसकी इनकम हो जाएगी 7,76,000। इस केस में यहां पर मिस्टर राजेश की इनकम रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आई थिंक आपको ये प्रोविजन क्लियर हो गया है। आगे लेते हैं नेक्स्ट केस हिस्ट्री 17। नेक्स्ट केस हिस्ट्री अपन बात करते हैं 17 की। मिसेस हेटल ट्रांसफर टू हिज हस्बैंड मिस्टर हेमंत ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ रुपीज 45 लाख। कितने की वर्थ है? 45 लाख, लोकेटेड इन नागपुर। और ये प्रॉपर्टी कहां पर है? नागपुर में है जी। विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी गिफ्ट में आ गया, विदाउट एनी कंसिडरेशन द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज रुपीज 5 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट तब आपको देखना है जब आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हो। तो यहां पर एक्चुअल रेंट नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है। और म्युनिसिपल टैक्स ऑफ रुपीज 5,000 पेड किया है। तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन तो कैश बेस पे मिलता ही है। तो आपने पे किया है तो ये डिडक्ट हो जाएगा जीएवी में से। फ्रॉम प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिसेस हेटल हैज 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई। कहां पर है? तीनों प्रॉपर्टी मुंबई में है। द एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम 3 प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई इज 10 लाख, 11 लाख एंड 12 लाख रेस्पेक्टिवली। सी परचेज द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हर ऑन फंड, और खुद के पैसे से खरीदा है उसने, ऑन फंड से। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, आपको पता है म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है कैश बेस पे। तो यहां तो ये तो पेड है, ये तो कैश बेस पे पेड है, पेड। ये क्या है? ड्यू है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका डिडक्शन नहीं लेना है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा। द सेम have however not been paid this year, और अभी तक पेड भी नहीं किया in respect of the 3 प्रॉपर्टी, और तीनों प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया। और मैंने कहा म्युनिसिपल टैक्स जब एक्चुअली पे होता है और वो भी ऑनर के द्वारा, तो हम जीएवी में से लेस करते हैं, अदरवाइज लेस नहीं करेंगे। तो ये म्युनिसिपल टैक्स आपके लेस होना चाहिए किसमें से? जीएवी में से। लेकिन कब? जब ऑनर ने पे किया और एक्चुअल पेमेंट ऑनर करेगा तो ही लेस किया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, the expected rent is the lesser than the standard deduction in
standard rent in case all the aforementioned properties, this Mrs. Hattel does not have any income from any other sources, और उसके कोई दूसरी इनकम आपके नहीं दिखाई दे रहा. Mrs. Hattel father age 58 years, यानी सीनियर सिटीजन नहीं है, 58 ईयर है. हैज कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम सेल्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. ही री इन्वेस्ट द प्रोसीड फ्रॉम सेल्स इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस 4.98 करोड़. 4.98 करोड़ यानी पूरा का पूरा सा इन्वेस्ट हो गया, 2 लाख बचा है. एंड द रिमेनिंग सेल्स प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट, बाकी का सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है. He has paid 1,50,000 toward LIC premium. He has no other source of income. देखो आपके, मैंने कहा कि क्या उसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपके जो ग्रोस टोटल इनकम है वो बिफोर गिविंग द इफेक्ट सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F इनका इफेक्ट देने से पहले और चैप्टर 6A के डिडक्शन देने से पहले बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है. तो यहां वो एग्जाम्पशन ले रहा है 54, तो 54 का एग्जाम्पशन लेकर उसने क्या किया है, 2 लाख रुपए की इनकम दिखाई दे रही है. डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. तो ऐसे केस के अंदर यहां पर उसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, चाहे से उसकी इनकम टैक्सेबल ना हो. आगे लेते हैं. पहला इसमें अपन बात करें, मिस हेटल ग्रैंडफादर एज 80 ईयर. ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 80 ईयर. एंड हैज इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ₹6 लाख. ही हैज टू फ्लाई टू यूएसए. कहां चला गया वो, यूएसए चला गया फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑन 31 जुलाई 2021 एंड हिज रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड बिफोर हिज फ्लाइंग टू यूएसए. तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख की मिलेगी, लेकिन आपकी इनकम 6 लाख है, तो उसे रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी हो गया. लेकिन एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है. क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन की यदि इनकम आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से आती है तो उसे रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज उसे एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो यहां उसकी पीजीबीपी से इनकम नहीं हो रही, तो उसे रिटर्न फाइल करना तो होगा, लेकिन एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, गिव यू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग केसेस. सबसे पहला रहा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम लायबल टू टैक्स मिसेस हेटल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो देखो मैं हाउस प्रॉपर्टी की सिचुएशन तैयार करता हूं. एक प्रॉपर्टी तो नागपुर में है और 3 प्रॉपर्टी मुंबई में. एक प्रॉपर्टी तो नागपुर में है, 3 प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड मुंबई में है. तो मैं यहां पर बात करता हूं कि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाई दे रही है. सारों की चारों आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाई दे रही है. तो 2 प्रॉपर्टी तो मुझे क्या माननी पड़ेगी, डिम्ड टू बी लेट आउट. 2 प्रॉपर्टी, अप टू 2 प्रॉपर्टी ही मैं यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं. तो जिसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा उनको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं. तो जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो मुंबई वाली प्रॉपर्टी 3rd और 4th का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो मैंने उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया. बाकी की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम आ रहा है, तो मैं उन्हें डिम्ड लेट आउट में कंसीडर कर रहा हूं, नागपुर और मुंबई की फर्स्ट. तो ये आ जाएगा उनका जीएवी, जो उसमें एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है 5 लाख एंड 10 लाख. म्युनिसिपल टैक्स कैश बेस पे जाएगा, कैश बेस पे, ड्यू बेसिस पे नहीं जाता, कैश बेस पे. जितना कैश पेमेंट हो गया तो ये आपको लेस करना है. क्लियर जी. 5 लाख, तो एनए भी आ गया 4,95,000 और 10 लाख 0 और 0. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 1 लाख, ये आपके 30% निकाल लेना. 10 लाख का 30% आ जाएगा 3 लाख और 4,95,000 का 30% आ जाएगा 1,48,500. तो डियर मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके आ जाएगी 3,46,500, 7 लाख 0 एंड 0, तो आ जाएगा 10,46,500, 10,46,500. ये हमारे इस केस में क्राइटेरिया आपके बताता है. तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, तो ये आप इस पर टिक लगा लो, 10,46,500. अब आते हैं आगे. व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस
हेटल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूट द मैनर सो टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमाइज। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो देखो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं न्यू स्कीम में जाऊं या फिर ओल्ड स्कीम में जाऊं। तो न्यू स्कीम में जाता हूं तो मुझे बेनिफिट छोड़ने होंगे, जैसे चैप्टर 6A के डिडक्शन छोड़ने होंगे, 24B के, ये सब बेनिफिट छोड़ने होंगे, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा। तो मैं ओल्ड स्कीम में तो उनको ले सकता हूं, लेकिन न्यू स्कीम को तो फिर मेरे को क्या करना होगा, ये सारे के सारे ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए बताता है कि यदि मैं ओल्ड स्कीम लेता हूं तो वो बेनिफिट ले लूं, लेकिन मेरे पास वो बेनिफिट है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैं भैया न्यू स्कीम को ऑप्ट करूंगा तो मेरा स्लैब क्या चलेगा, कम चलेगा। और मैंने इसके अंदर स्लैब बता रखा था अप टू 250 कोई टैक्स नहीं है, सेम है दोनों जगह, 250 टू 5 लाख दोनों जगह सेम है 5%, लेकिन अब 5 लाख टू, यहां मैंने कहा 250 का डिफरेंस लेके चलना है, 250 750, और स्लैब भी 5% से इंक्रीज करो तो ये आ जाएगा 10%। फिर उसके बाद 5 लाख टू 750 10%, 750 टू 10 लाख, तो ये रेट हो जाएगी 15%। तो इस तरह से मैंने आपको देखो ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया 10,46,500 में। तो यहां पर इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया तो 5 लाख तक का टैक्स हो जाता है 12,500। उसके बाद 5 लाख टू 7 लाख 50, तो 250 डिफरेंस आ गया, उसके ऊपर 10% 25,000। फिर 750 माइनस 10 लाख डिफरेंस आ गया 250, इसका 15% 37,500। और जो अब आ रहा है 10,46,500 माइनस 10 लाख, तो 46,500 का आपको लेना होगा 20%, आपको लेना होगा 20%, तो इस केस में आ जाएगा 9,300। तो इस केस में अब टोटल टैक्स बन गया 84,300 और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे अपन लगाते हैं तो वो लगा दीजिएगा, तो 3372, तो टोटल टैक्स हो गया 87,670 और ये आपका आंसर हो जाता है सी 87,670। आई थिंक आपको इसमें भी कोई इश्यू नहीं होगा। आते हैं थर्ड स्टडी पे। Is Hetal father required to furnish return of income in India for the assessment year 2021? Yes, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा इनकम है, यानी आपकी GTI है, बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि 250 है। बिफोर गिविंग द इफेक्ट, बिफोर गिविंग द इफेक्ट मैंने आपको बताया था, बिफोर गिविंग द इफेक्ट कौन कौन से दिया है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54F। तो ये इस केस में बता रहा है रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2021। ये इस केस में आपके यहां पर बता रहा है। तो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट का केस नहीं है, तो 31 जुलाई 2021 इसमें आ जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं। मिसेस हेटल ग्रैंडफादर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। मैंने कहा एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन को पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल एक केस में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करना होता है, यदि उनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही हो। तो ग्रैंडफादर की जो इनकम आ रही है केवल इंटरेस्ट से आ रही है 6 लाख, तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो सी नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स since he is a senior citizen person and not having any income under the head profit and gain business and profession, यानी PGBP से इनकम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे इस केस में बताता है। तो बहुत सिंपल केस स्टडी थी 70, बहुत इजी केस स्टडी है, फटाफट हो गई ना। आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। मिस चंचल एज 45, हमेशा इस पे ध्यान देना, कभी भी टैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा हिज ग्रॉस रिसिप्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 2021। सी इज एंगेज इन द एजेंसी बिजनेस। देखो एजेंसी बिजनेस तो 44 AD ले ही नहीं सकता, प्रिजम्पटिव बेस ले ही नहीं सकता।
along with provide the service of tarot card reader. tarot card reader की बात कर रहा है. Received from business 1920 1 करोड़ 5 लाख, 2021 98 लाख. कम हो गई इसकी रिसिप्ट. Received from प्रोफेशन की बात कर रहा हूं तो इस केस में आ रहा है 47 लाख और 49 लाख. टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ 52 लाख और 1 करोड़ 47 lakhs. She paid an amount of rupees 12 lakh to the construction for polishing old furniture in self-occupied residence. House property on 12th of April 2020. देखो 194C का मैटर तब होता है जब आप बिजनेस इन प्रोफेशन के अंदर पेमेंट कर रहे हो. ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के अंदर अपने फर्नीचर की पॉलिशिंग करने के लिए पेमेंट कराया तो इट्स पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो 194C एप्लीकेबल नहीं होगा. आप ध्यान दीजिए 194C एप्लीकेबल नहीं होगा. साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जब 194C एप्लीकेबल नहीं होगा तो यदि ये पेमेंट 50 लाख से ऊपर होता है तो मैंने कहा 194M की रिक्वायरमेंट आ जाती है. और 194M में यदि आपने पर्सनल पेमेंट किया है तो 194C वाला, 194J वाला और 194H वाला, तो वहाँ 194M अप्लाई हो जाता है. लेकिन यहाँ अभी 50 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं दिखाई दे रहा तो हम 194M अप्लाई नहीं करेंगे. कितना है? 12 लाख का. फर्दर ऑन 5th of June 2020 she has taken service from now interior decorator for the same residential house property for which she paid 2,50,000. तो ये भी अभी 194J के अंदर भी मैंने कहा पर्सनल पेमेंट का है तो नहीं डिडक्ट होगा, तो इस पे कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. और 194M अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पेमेंट 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा. फर्दर 28th of May 2020 she sold one commercial property for rupees 50 lakh. कितने बेचा है? 50 लाख में बेचा है. The stamp duty value of the date of registration is 58 lakh. उस टाइम 58 लाख है, 58 लाख है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो मैंने कहा था यदि पेमेंट आपके अकाउंट पे ही चेक से हुआ है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, और यदि अदर मोड से हुआ है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके चलते हैं. अब अपन को देखना होगा पेमेंट किस मोड से किया है. द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर द स्टैम्प ड्यूटी वाज 54 lakhs on the date of agreement. डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जा रहा है. पार्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक से कर दिया. तो मुझे कौन सी डेट लेनी होगी सर? डेट कंसीडर करनी होगी. आपने पेमेंट किया अकाउंट पे ही चेक से तो डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको लेना होगा. तो डेट ऑफ एग्रीमेंट में बात करूं इस केस में आ रहा है 54 लाख और यहां पर 50 लाख. एक्चुअल तो है 50 लाख और 54 लाख SDB. तो इग्नोर कर देना, 10% से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. 5 लाख यानी 55 लाख से ऊपर होता तो हम SDB कंसीडर करते, तो SDB कंसीडर नहीं होगी. इट वाज परचेज 40 लाख, तो 50 लाख माइनस 40 लाख इक्वल टू 10 लाख आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. द ब्रॉड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम द अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 1925 लाख 50,000. तो ये 550 आपके लॉन्ग टर्म आ रहा है. तो लॉन्ग टर्म तो मैंने कहा सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेटअप हो सकता है. लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है डियर. तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है. तो मैं अपन क्वेश्चन को देखते हैं. ड्यूरिंग द ईयर मिसेस चंचल इनकर्ड ए लॉस रुपीज 70 लाख. कितना लॉस इनकर किया है? 70 लाख का. व्हाइल ट्रेडिंग इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी डेरिवेटिव नो STT पेड, और उस पर STT का पेमेंट नहीं हुआ, ये इस चीज में बता रहा है. द चंचल डज नॉट वांट टू ऑप्ट द न्यू टैक्स रेजिम अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22. तो वो ऑप्ट नहीं करे, डज नॉट ऑप्ट, नहीं ले रही है. ओल्ड स्कीम पसंद है उसको. बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. Mrs. Chanchal liable to tax audit under the Income Tax Act 1961 for the previous year 2021. देखो वहां पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट जैसे नहीं आती. नो एस ग्रॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आर बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट. जैसे अभी आपकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे कम दिखाई दे रही है, तो उस केस में यहाँ पर 2021 के अंदर उसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. टैक्स ऑडिट नहीं करा रही है, लिमिट से कम है.
जैसे अपन बात करते हैं ग्रॉस रिसिप्ट 98 लाख है तो 1 करोड़ से कम है, और ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है प्रोफेशनल केस में तो 49 लाख से, तो इस केस में उसे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड सिनेरियो, थोड़ा जूम कर दूं आपको ढंग से अच्छा दिखेगा। हाँ जी सर, विथ रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर टू द इंटीरियर डिजाइनर ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021, मिसेस चंचल कंसल्ट वेरियस पर्सन एंड दे हैव द फॉलोइंग व्यूज। तो देखो मैं सही वाले व्यू पढ़ रहा हूं क्योंकि बाकी के तो गलत है, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स its source, neither section 194C और ना ही 194J since the amount are paid for the personal purpose। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने कहा 194C और 194J पर्सनल पर्पस से एप्लीकेबल नहीं होता, तो 194C और 194J ये नॉट अप्लाई फॉर पर्सनल पर्पस। तो आपको 50 लाख पे जाना है तो 194M में 50 लाख से ऊपर चाहिए। सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M सिंस द पेमेंट टू ईच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख से ज्यादा नहीं है पेमेंट, तो 194M भी अप्लाई नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 आर करेक्ट। बाकी के गलत हैं, ये दो ही करेक्ट हैं, तो गलत पे ध्यान नहीं देंगे, करेक्ट को अपन यहां पर फोकस कर लेंगे जी, करेक्ट को फोकस कर लेंगे। हाँ जी, अब आते हैं व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ द चंचल। तो चंचल के लिए मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना, एक्चुअली लिया हमने, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख, तो ये आ जाएगा 10 लाख का मेरा इसमें क्राइटेरिया आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 10 लाख। आई थिंक ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस विच कैन बी कैरिंग फॉरवर्ड। तो मैंने कहा कैरिंग फॉरवर्ड तो एक ही था 5,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से हो सकता है, शॉर्ट टर्म से या किसी भी दूसरी इनकम से नहीं हो सकता। द बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 45 लाख एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 25 लाख फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021। तो मैंने कहा कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है, ये आपको अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ब्रॉड फॉर्डर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस LTCL सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है, ये चीज इस केस में बता रहा है। तो ये हमारे इस केस में क्राइटेरिया बता रहा है। What is the amount of the loss which can be carrying forward to, ये हो गया। आगे आते हैं केस स्टडी 19। अच्छा केस स्टडी है ये भी, केस स्टडी 19 जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है मिस्टर अभिषेक सेठ, एज 45 ईयर, कितनी एज बता रहा है 45 ईयर बता रहा है, इज वर्किंग एज ए CEO Soil Limited, CEO है। He provide you the following information for the preparation and filing of income tax return for the year ending 31st March 2021। तो इसमें आपका आ रहा है सैलरी अलाउ एंड परक्यूजेट्स फ्रॉम द सॉइल लिमिटेड 1 करोड़ 35 लाख। सैलरी कितना आ रहा है 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 35 लाख सैलरी इस केस में आ रहा है। तो सैलरी कैलकुलेशन करोगे तो 50,000 का डिडक्शन देते ही देते हैं, वो आपको देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है क्या उसने न्यू टैक्स ऑप्शन तो ऑप्ट नहीं किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तभी देना है 50,000। डिविडेंड फ्रॉम ABC लिमिटेड विच वाज डिक्लेयर इन द February 2020। तो प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है, 1920 और 1920 में मैंने कहा कि आपके डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का क्या होता था सर, एग्जेम्प्ट होता था अप टू ₹10 लाख। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंस एक्ट 2020 से अब आपके विथ होल्ड टैक्स ला दिया, विथ होल्ड टैक्स ला दिया, तो अब तो ये डिविडेंड का अमाउंट क्या हो जाएगा
टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। लेकिन पिछले साल तक आपका डिविडेंड का जो अमाउंट होता था ना, वो टैक्सेबल नहीं होता था डियर, टैक्सेबल नहीं होता था, वो एग्जाम्प्ट होता था अप टू ₹10 लाख, और उस पर कंपनी को टैक्स पे करना होता था 115O में। 115O में कंपनी टैक्स पे करती थी डीडीटी। तो शेयर होल्डर के खाते में अप टू 10 लाख एग्जाम्प्ट होता था, ये हमारे इस केस में बताता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम PQR लिमिटेड डिक्लेयर एंड रिसीव इन जुलाई 2020। तो इस केस में इस साल तो मैंने कहा फाइनेंस एक्ट 2020 में विथ होल्ड टैक्स आ गया, विथ होल्ड टैक्स। तो अब तो टैक्स किसको देना है? शेयर होल्डर को देना है। तो 520 पे ही टैक्स हमें देना है, और जो पिछले साल का डिविडेंड आपके आ रहा है फरवरी 2020 का, उस पर टैक्स नहीं देना क्योंकि उस पर डीडीटी डिडक्ट हो चुका है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 24,530। तो इसके साथ साथ आपके इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का है, तो 80 TTA बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इंडिविजुअल है और 42 ईयर्स एज है, 42 ईयर है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आपका है SBI में, तो डियर 80 TTA इसका बनता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई 15th December 2020 1,73,540 1,73,540। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on transfer of the listed equity shares STT paid both the time खरीदते और बेचते वक्त इंडिया लिमिटेड 73 लाख, यानी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है STT पे किया है। तो अंडर सेक्शन 111A का मैटर हो गया। किसका मैटर हो गया? ये अंडर सेक्शन 111A आपके, और 111A पे मैंने कहा डियर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15%, फ्लैट 15% टैक्स लगेगा। तो वो हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताया, तो एट द रेट ऑफ 15% टैक्स लगेगा 111A के अंदर, ये आपके इसमें कंसेप्ट बताता है। ही ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग डिटेल टू इन्वेस्टमेंट पेमेंट मेड बाय द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो इसमें आपको बता रहा है 3 years पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिटेड, टाइम डिपॉजिट का डिडक्शन नहीं मिलता 25,000। कंट्रीब्यूशन टू PPF सेक्शन 80C मिलेगा। ट्यूशन फी फॉर 3 चिल्ड्रन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली 20,000 पर एनम पर चाइल्ड, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका भी मिल जाएगा। तो इन दोनों को 80C मिलेगा, कोई इशू नहीं है, दोनों को 80C दिखाई दे रहा है, 80C मिल जाएगा। तो ये जगह 40,000। सब्सक्रिप्शन इन NHAI रिडीमेबल बॉन्ड 5 year on 16th March 2021 ₹2 लाख। तो अपने यहां पर मार्च में इसने इन्वेस्ट कर लिया, जबकि प्रॉपर्टी कब बेची थी इसने, इनकम हो रही थी उसकी दिसंबर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आ रहा था? 15th December। तो विद इन द 6 month है, विद इन 6 month तो आप इस केस में बेनिफिट ले सकते हो 54EC का। तो सेक्शन 54EC आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहां फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया विद इन द 6 month, तो 50 लाख तक का आपका बेनिफिट ले सकते हो। तो इसने 2 लाख का इन्वेस्ट किया, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर द सन मिस्टर धवल एज 15 ईयर, कितनी एज है? 15 ईयर, हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम क्यूज कंपटीशन 25,000। दिस द स्किल टैलेंट। क्यूज कंपटीशन के अंदर उसने अपनी स्किल से पैसा अर्न किया है, जीता है, तो ऐसे केस के अंदर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ, क्लबिंग अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि उसने स्किल से इनकम अर्न किया है। मैंने कहा 64(1)(a) का एक्सेप्शन था कि यदि आपके माइनर चाइल्ड अपनी इनकम अर्न करता है बाय स्किल, टैलेंट, मैनुअल वर्क, या फिर माइनर चाइल्ड अर्न कर रहा है अपनी इनकम कोई प्रोफेशनल वर्क से, तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं होंगे। या माइनर चाइल्ड हैंडीकैप्ड है अंडर स्किन ATU, तो क्लबिंग आपके ऊपर नहीं लगती है। अदरवाइज माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाती है उसके पेरेंट्स की इनकम में, तो ये इनकम क्लब नहीं होगी, ये चीज बता रहा है। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट 9,500, तो ये आपके 9,500 में से 1,500 का पर चाइल्ड पर एनम एग्जम्पशन मिल जाएगा, और टैक्सेबल होने के लिए लायबल होगी 8,000। आज पर सेक्शन 1032 में 1,500 का एग्जम्पशन माइनर चाइल्ड की इनकम में मिल जाता है। तो क्लब तो होगी माइनर चाइल्ड की इनकम, ये सेक्शन 64(1)(a) का पार्ट, लेकिन माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होगी।
Mr. Abhishek does not want to opt for the provision of section 115 BAC. Based on fact the case scenario, choose the most appropriate answer of the following questions. What is the quantum of income of Dhaval, Mr. Dhaval, which is to be clubbed with income of Mr. Abhishek? If any, assuming that income of Mr. Abhishek greater than the income from his spouse, तो कितनी इनकम क्लब होगी? तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट की इनकम ही क्लब होगी 9,500 लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1032 1500। जब वो ओल्ड स्कीम लेता है तो ही मिलेगा बेनिफिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो टैक्सेबल क्लब होगी इनकम 8,000, ओनली 8,000 जो आपके इंटरेस्ट है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। क्लियर यार? सेकेंड आते हैं, व्हाट इज द ग्रोस टोटल इनकम GTI ऑफ मिस्टर अभिषेक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो देखो यहां पर मैं अभिषेक की इनकम बात कर रहा हूं, तो इसने ओल्ड स्कीम की बात करें तो यहां पर 1,35 लाख सैलरी से इनकम है, तो डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का, तो 1,34,50,000 आपके सैलरी हेड से इनकम आ गई। डिविडेंड जो कि 2021 का है, 2021 और 1921 का तो एग्जाम हो जाएगा अप टू 10 लाख, तो उसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। इंटरेस्ट इनकम आ रही है 24,530। इंटरेस्ट आपके आ रहा है ऑन सेविंग अकाउंट 24,530। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1,73,540, लेकिन इसने 54 EC में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख। लेकिन मैंने कहा कि जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उससे ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, माइनस में आपको जाना नहीं, तो हम नील कंसीडर कर लेंगे, नील कंसीडर कर लेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है 111A का है, 111A का जिसपे STT पे बता रहा है, STT पेड 73 लाख आपका आ रहा है। और इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड जैसा भी अपन ने कहा 9,500 में 1,500 का एग्जम्पशन दिया, 1032 का तो टैक्सेबल बची 8,000, तो ये आ जाएगा 2,13,72,530। ये हमारे इस केस में आपके इनकम बता रहा है, ये हमारे इस केस में आपके इनकम बता रहा है। अब आते हैं आगे लेते हैं, What is the amount of deduction allowable under section 80C of Mr. अभिषेक? तो आपके देखो 80C के लिए डिडक्शन कितना मिलेगा, तो 80C के लिए डिडक्शन मिलेगा मेरा PPF का केवल, तो PPF में 35,000 और ट्यूशन फी पे की गई है, तो इस केस में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन तो 40,000, 75,000। तो 75,000 यहां मुझे डिडक्शन के लिए एलिजिबल दिखाई देगा, तो 75,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब आते हैं, What shall be tax liability? टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है जी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ अभिषेक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इस केस में आपके टैक्स लायबिलिटी कर रहा है। तो मेरी इनकम आई थी 2,13,72,530। अब मैं डियर इसमें से देखो डिडक्शन लेस करूं 80C 75,000 मैंने अभी कैलकुलेट की थी, एक तो PPF का और ट्यूशन फीस का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000। इसके साथ साथ 80TTA जो सेविंग इंटरेस्ट आ रहा है ना उसका 10,000 रुपए तक मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 85,000। तो ये इसमें से लेस कर दो तो 2,12,87,530। अब इस पर टैक्स ऑन स्पेशल रेट, पहले मेरे को स्पेशल रेट वाली इनकम देखनी होती है जो कि 111A में है 73 लाख, उस पर फ्लैट रेट रहेगा 15% क्योंकि STT पेड है, STT पेड है। तो ये अमाउंट आ गया दिस वन। एंड अदर इनकम अब कितनी बची, तो 2,12,87,530 माइनस 73 लाख, तो ये बचा आपके कितना दिस वन, और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगा देना, नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कैसे, मैंने आपको बताया था 2,12,00,000
87,530 माइनस सबसे पहले करो 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का टैक्स मुझे पता है 1,12,500 आता है, हमेशा मैंने कैलकुलेट करा है, तो वो लेस कर दिया। जो अमाउंट बचा उस पर 30% टैक्स लगा दूं मैं, प्लस मेरा कर देना 1,12,500। तो डियर ये आ जाएगा दिस वन अमाउंट 2,12,87,530 माइनस 10 लाख, इस पे 30% टैक्स लगा के 1,12,500। तो ये इस केस में आपके अमाउंट आ जाएगा। तो देखो 2,12,87,530 माइनस 73 लाख, इस पे मैंने क्या हटा दिया, शॉर्ट टर्म में ले गया, बच गया ये मेरा 1,39 के समथिंग, उसमें से 10 लाख हटा दो, बच गया 1,29 लाख समथिंग, उस पर 30% लगाया तो ये आएगा 3,89,259 प्लस 1,12,500, तो 400,8759 ये आ जाएगा 400,8759। अब इस पे टैक्स पे सरचार्ज लगेगा कि 5 करोड़ सॉरी सरचार्ज लगेगा 15%। तो ये मैंने कहा कि इसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम है तो इसके से 15% तक ही लग पाएगा, तो 15% लगाया तो दिस वन 765563 और ऐड कर दिया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। साथ ही साथ अब इस केस में यहां पर जो टैक्स आ गया तो ये आ गया 6,10,000 या 61,04,095। अब इसको राउंड ऑफ करूंगा 288 में, टैक्स राउंड ऑफ होता है 288 में, तो ये राउंड ऑफ करके आ गया 61,04,100। तो ये डियर इस केस में आपके बताता है। तो अपने यहाँ 19 केस स्टडी होगी। नेक्स्ट अपन लेंगे 20। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी 20। मिस्टर अभिनव सन, सोल प्रॉपराइटर, यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है। सोल प्रॉपराइटरशिप का मतलब है इंडिविजुअल वाली ही रेट लगेगी। पार्टनरशिप फर्म तो मानते हैं जब वो फर्म होती है तो 30% लिखती है। सोल प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल वाला। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसमें लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, एंड ही हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस 20th of June 2016। 20th of June 2016 tax has head of Mrs. Anubhav and son furnish the following particular for the year ending 31st March 2021। इनकम अंडर द हेड पीजीडीपी कितना आ रहा है, 5 करोड़ 75 लाख 22,750, 5 करोड़ 75 लाख 22,750। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ग्रॉस 12,50,000। द सेम वाज रिसीव ऑन 30 of April 2020 एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टीडीएस कब हुआ है, 30 of April, यानी बिफोर कोविड इंपैक्ट, बिफोर कोविड 19 इफेक्ट, क्योंकि वो कोविड इफेक्ट कब से आया था, 14 मई से। आपको याद होगा 14 मई 2022, 31 मार्च 2021, 14 मई 2022, 31 मार्च 2021 आपको बताता है। तो बिफोर कोविड 19 इंपैक्ट आप क्या रहा है, तो रेट क्या रहेगी, इस पे टीडीएस की रेट होगी 10%। क्लियर है। डोनेशन टू पीएम केयर फंड, जैसे मैंने कहा इस साल पीएम केयर फंड आया है तो 250, तो 100% डिडक्शन इसका मिल जाएगा। एटीजी जान रहे हैं आपको, एडीजी। अभिनव सन डज नॉट वांट टू ऑप्ट, नहीं ले रहा वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, यानी वो आपके न्यू स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा, तो सारे बेनिफिट मिलने हैं जो अपन ने देखे हैं। ही हैज एम्प्लॉयड टोटल 150 एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस 1920, an annual increment 10% in their monthly emoluments. Detail of the same are as result। ये रिजल्ट बता रहा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे अपन बात करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, मंथली इम्यूमेंट्स पर एम्प्लॉय, और पार्टिसिपेंट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो जो नहीं कर रहा है उसको तो लेना ही नहीं है। तो यहां पर अपन बात करते हैं 50 रेगुलर, लेकिन सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी सैलरी ज्यादा है, नहीं आएगा। ये कैजुअल है जो कि आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। और 1st of
अप्रैल 2019 जैसे मैं बात कर रहा हूं 35 रेगुलर है, तो 22,500 है, यस इसको मिल जाएगा 22,500 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 35 एम्प्लॉय, ई लगा देता हूं, एम्प्लॉय समझ लेना ई से। तो मेरे डिडक्शन 30% मिलती है, मैंने कहा डिडक्शन 80 जेजे डबल ए डिडक्शन मिल जाएगी 30%। तो इसका डिडक्शन न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है, तो जो एडिशनल वेजेस दे रहा है, उसका 30% डिडक्शन निकालूं तो डियर ये आ जाएगा 21,26,250। Even the employee for the 50 employee during the previous year 2021 detail are same as under date of joining और employee कैटेगरी सेम आ रहा है, मंथली इमिग्रेंट्स पार्टिसिपेंट। तो 1 अप्रैल 2020 20 एम्प्लॉय है, रेगुलर है 21,000, यस 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितने 12 मंथ्स, और उसका 30% तक डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और जो ये एम्प्लॉय हैं यहां पर इनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है, तो ये कंसिडर नहीं करना है। तो मेरा 80 JJ डबल ए के अंदर कितना अमाउंट मिल जाएगा, तो डियर मैं बात करूं ये डिडक्शन मिल जो मिल जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 एम्प्लॉय पूरे 12 मंथ्स का मल्टीप्लाई बाय 30% 80 JJ डबल ए की बात, तो ये आ जाएगा 15,12,000 और इनका टोटल लगा लूं दोनों का, तो ये जगह 36,38,250। The emoluments of to all employee are being paid by account pay check। किससे पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पे चेक से। Only number of employee has left to job for the previous year 1920 as well as during the previous year 2021। तो based on the fact आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को लेना है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। देखो ऑडिट हो रही है तो ड्यू डेट क्या होगी 31 अक्टूबर, तो यहां पर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर जाएगा 31 अक्टूबर 2021। आई थिंक आपको फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। तो ये मैंने आपको कराया था आपके पास, तो मैंने कहा 4-3 असेसमेंट ईयर डिडक्शन मिलती है, 4-3 असेसमेंट ईयर, तो 1920 की भी मिलेगी हमें। तो 1920 में सैलरी कितनी थी, जिनको एलिजिबल क्या था 22,500 9 मंथ्स और 35 एम्प्लॉय, और डिडक्शन का रेट क्या है 30%। तो ये मैंने कैलकुलेट किया था 21,26,250। एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके 2021 में जो ऐड हुए हैं एम्प्लॉय उनकी सैलरी 21,000, 20 एम्प्लॉय 12 मंथ्स 30%, 15,12,000। तो ऐड कर लूँ 36,38,250। तो ये मेरे को डिडक्शन के लिए एलिजिबल बताता है। अब इसके बाद आता है what would be the total income of Messrs अनुभव सन for the assessment year 2021। तो देखो बिजनेस इनकम आ रही है इसकी कितनी 5,75,22,750 और इंटरेस्ट की इनकम आ गई 12,50,000। तो जीटीआई मेरी बन जाएगी 5,87,72,750। उसमें से डिडक्शन एक तो 80G 250 का 100% पीएम केयर फंड में दिया है, इंस्टॉलमेंट का पीएम केयर फंड आएगा, आपको बताया था, तो पीएम केयर फंड दे दिया तो उसका 100%, और साथ में 80 JJ डबल ए के अंदर मैंने कहा आपको डिडक्शन अभी कैलकुलेट की थी अपन ने वर्किंग नोट से 36,38,250। तो लेस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ जाएगी यहां पर दिस वन 54,88,4,500। तो ये इस केस में आपके बताता है। तो डियर इस केस में अपन बात करते हैं कि मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, तो यहां पर मैं कैलकुलेट करूं अपनी इनकम को 54 लाख, टोटल इनकम की बात हो रही है 5,48,84,500। ये आपके लग जाएगा बी 5,48,84,500
84,500, तो ये आपके इसमें आ जाएगा बी पॉइंट, तो आंसर हो गया बी। अब आगे आते हैं, व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल ऑफ अनुभव एंड सन्स फॉर द 2021। तो मैंने देखो टैक्स भी इधर ही कैलकुलेट कर लिया आपके सामने। भाई जो इनकम आ रही है इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूं, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो इंडिविजुअल वाली रेट लगाएंगे हम। तो डियर जो आ रहा है 5,48,84,500, इसमें से मैंने क्या कर दो, सीधे 10 लाख हटा दो और बचे पे 30% टैक्स लगाओ, प्लस 1,12,500 10 लाख का टैक्स ऐड कर दो। देखो मैं आपको बताता हूं, 5,48,84,500 माइनस 10 लाख, तो 5,38,84,500 इस केस में आ गया, 84,000 इस केस में आ गया। इसमें से 10 लाख हटा दूं मैं, उस पर 30% टैक्स लगा दो, प्लस 1,12,500, तो मेरा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा यहां पर 15,97,780, ये मेरा इस केस में आ जाएगा। एक सेकेंड अपन देखते हैं इसमें। हाँ जी देखो, इस पे टैक्स कैलकुलेट करो आप, अपन बात ही कर रहे हैं 5,48,84,500 माइनस 10 लाख, ये घटाने के बाद आ गया 5,38,84,500, इसका 30% निकाल लो, प्लस 1,12,500, तो डियर ये आ जाएगा मेरा 1,62,77,850 आ गया। इस पे सरचार्ज 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%, 5 करोड़ से ऊपर है ना, तो सरचार्ज का रेट रहेगा 37% लगा दो इसी पे, ये लो जी लगा दिया, 6022,805 ऐड कर दिया तो 22,300,654 आ गया। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 892,026, और ये ऐड करने के बाद आ गया 2,31,92,680। इसमें से टीडीएस घटा दो, टैक्स पेबल बताया है इसने, तो अपन इसमें से टीडीएस, मैंने कहा कि कोविड इंपैक्ट देने से पहले की रेट है तो 10% टीडीएस है, तो 10% टीडीएस किसका, इंटरेस्ट का 10%, तो मैं इसमें से लेस कर दूं 125, तो ये 230,67680, तो ये आ गया 230,67680, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आज अपन ने 20 तक केस स्टडी कर ली है, आपको समझ में भी आए होंगे, और बहुत बढ़िया मैंने कहा कि आपको यहाँ पर केस स्टडी दी गई बहुत सीधा सिंपल होती हैं और इनके आंसर आपको इसी में मिल जाता है, बस आपको प्रोविजन आने चाहिए। प्रोविजन आते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा तो आंसर इसी में दिया हुआ है और जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा है वो इसी से कर रहा है। और मैंने आपको बताया था केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप उसमें रिक्वायर्ड पढ़ लो कि वो पूछना क्या चाहता है, आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी पूछी हुई है उसको हाईलाइट भी करते हुए चलोगे तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये केस स्टडी समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो डियर आप मेरे को कॉल कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।